वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम क्लास 12th के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये किस चैप्टर से बिलोंग करता है? तो ऑप्टिक्स से बिलोंग। ऑप्टिक्स में किससे? तो रे ऑप्टिक्स से। देखिए, रे ऑप्टिक्स में दो तीन टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फार्मूला है ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हमेशा सीबीएसई बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, या नहीं तो डेरिवेशन पूछा जाता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से। तो हम स्टेप बाय स्टेप करके इसको समझेंगे और चाहेंगे कि सीबीएसई बोर्ड में इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है अभी तक, मेरा लेक्चर देखने के बाद ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि हम हर स्टेप को प्रॉपर मैनर में समझाएंगे आपको और कहीं भी प्रॉब्लम ना हो इसके बाद, ये मेरा गारंटी है। तो हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म समझते हैं। तो सबसे पहले प्रिज्म को समझते हैं। प्रिज्म क्या होता है तो सबको पता है। प्रिज्म में 5 सरफेस होता है। ये इस टाइप से होता है। ये नीचे वाला एक फेस, उधर वाला 2 3, एक इधर वाला 4, एक इधर वाला 5 फेस होता है। और ये जो शेप लिया जाता है कैसा? फ्रंट व्यू लिया जाता है प्रिज्म का। फ्रंट व्यू देखेंगे तो ट्रायंगल ही दिखाई देगा, वही फ्रंट व्यू लिया जाता है। तो इसमें वन बाय वन जो भी डाटा हम लिखे हैं वन बाय वन समझाते हैं आपको। देखिए, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। हैंडराइटिंग बढ़िया नहीं, इंसिडेंट रे। अब इसको क्या कहते हैं? देखिए, बी क्यू को इंसिडेंट कहेंगे तो क्यू आर को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। और इसको बाहर वाले को क्या कहते हैं? आर एस को इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, ठीक है। तो आर एस को इमर्जेंट रे कहते हैं। ये क्या है? एक नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ये भी एक नॉर्मल है, ठीक है। इंसिडेंट रे यदि है तो वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, तो इसको आई को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और इसको आई को इंसिडेंट एंगल कहते हैं, तो इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इमर्जेंट रे है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंट। और ये जो है रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट सेकेंड फेस के लिए। पहला फेस क्या हो गया? ये फेस के लिए ये क्या होगा? इंसिडेंट रे, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा फेस के लिए मतलब एबी फेस और बीसी फेस के लिए, सॉरी एसी फेस के लिए ये क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे। ये क्या हो जाएगा? इमर्जेंट रे। क्लियर? अब हम लोग यहां जो दो लिखे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो से पढ़ते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन होता है क्या? तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल को हम लोग कह सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए, इंसिडेंट रे ओरिजिनल इंसिडेंट रे हुआ और ये क्या है? इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ ले गए, तो वहां जो एंगल फॉर्म हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हम लोग ये रिलेटेड ये सारा टर्म समझ लिए हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ना होगा आपको। ये सारा टर्म्स ये क्या होता है सब समझ लिए हम लोग। अब हम लोग इसको कैसे ड्राइव करते हैं इसके लिए, तो इस प्रिज्म में हम लोग देखते हैं ये जो एक है ए क्यू एन आर, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग ये जानते हैं ये नॉर्मल है। ये प्रिज्म के सरफेस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये भी क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा? 90 + 90 180।
तो बचा हुआ ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। क्यों कि हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल का सम कितना होता है 360। तो हम लिखे इन द क्वाड्रिलेटरल AQNR एंगल ए प्लस एंगल QNR ये QNR का सम क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। तो कैसे हुआ, तो ये क्वाड्रिलेटरल में ये जो क्या है नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये 90 डिग्री ऑलरेडी एंगल बना चुका है। तो 90 प्लस 90 क्या हो गया 180। बचा हुआ दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। तो हम क्वाड्रिलेटरल में दोनों एंगल का सम क्या मान लिए 180। अब हम लोग ट्रायंगल में चलेंगे, ये ट्रायंगल जो लिए हैं तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे QNR। इस ट्रायंगल में टोटल एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो एंगल R1 प्लस R2 प्लस QNR, देखिए R1 R2 QNR का सम 180 हो गया। तो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या किए हैं LHS को बराबर कर लिए हैं, इसका LHS यहां लिख लिए, इसका LHS यहां लिख दिए। तो यहां देखिए कि ये दोनों क्या है बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या एंगल A इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब यहां हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर एंगल A। एंगल A क्या होता है तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, बता ही दिया आपको। अब देखिए कि इस रे में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल निकला है वो जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, उसी को तो निकालना है आपको इसमें। तो कितना एंगल से क्या हो रहा है डेविएट हो रहा है, क्योंकि इसमें कौन सा फेनोमेना हो रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसलिए डेविएशन होगा। तो हम लोग टोटल डेविएशन को मान लेते हैं डो इक्वल टू डो, इसको पढ़ते हैं डो इक्वल टू टोटल एंगल ऑफ डेविएशन है। तो डो को कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं ट्रायंगल में कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। आज से ये देखते हैं कैसे ये लिखिए, इसको समझते हैं। देखिए ये एंगल चाहिए, ये ट्रायंगल में हम लोग कौन सा ट्रायंगल में QMR, कौन सा ट्रायंगल में लिया है ट्रायंगल QMR, इस ट्रायंगल का बात करते हैं। तो QMR में ये एक्सटर्नल एंगल हुआ और इसका दो इंटरनल एंगल कौन कौन हुआ ये और ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, तो ये एक दूसरे को कट करेगा तो दोनों का जो ये एंगल क्या होगा बराबर होगा, ये क्या होगा आई के बराबर होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल आई बराबर आई यहां वर्टिकली अपोजिट से लिख सकते हैं। चाहिए हमको कितना ये एंगल चाहिए, मेरे पास ये एंगल दिया हुआ है R1, तो ये टोटल में से आई में से ये R1 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा ना, बोलिए। तो ये एंगल निकल गया I माइनस R1, ये एंगल हो गया। उसी तरीके से इधर हम लोग कहेंगे ये और लाइन, ये लाइन एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएगा। एंगल इमर्जेंट, ये इमर्जेंट एंगल है, E हो जाएगा। अब हमको ये R2 पता है और ये टोटल E पता है, तो ये एंगल पता चल जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, तो E में से माइनस कर देंगे क्या R2 को, तो क्या हो जाएगा ये एंगल पता चल जाएगा, ये जो छोटा सा। क्लियर, तो हम लोग E माइनस R2 लिख दिए। ये देखिए ये स्टेप को समझना जरूरी है। तो सम ऑफ टू इंटीरियर, ये एंगल और ये एंगल, इसको क्या लिखे तो लिख देते हैं यहां फिर से, इसको क्या लिखे I माइनस R1, और इसको क्या लिखे यहां लिख देते हैं, इसको क्या लिखे E माइनस R2। क्यों, तो ये टोटल एंगल E है, ये R2 है, तो ये कितना बचेगा E माइनस R2। इसी तरीके से ये टोटल एंगल I है, यहां R1 है, तो ये कितना बचेगा I माइनस R1। तो इस तरीके से हम लोग सम ऑफ टू इंटीरियर, ये दोनों इंटीरियर हुआ, इसके बराबर होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, लिख लिए। अब इसको अरेंज किया हम लोग, तो I E को एक साथ लिख लिए, R1 R2 को एक साथ लिख लिए और दोनों का माइनस कर दिए, माइनस कॉमन ले लिए। तो ये R1 प्लस R2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं इक्वेशन 3 से, कितना है एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, यहां रख दिए। तो ये इक्वेशन कौन सा बन गया इक्वेशन 4 बने, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग निकाल रहे हैं तो इस केस में एंगल का ही सम होगा। तो फॉर मिनिमम डेविएशन,
डेविएशन क्या हो, मिनिमम। अब यदि मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होना पड़ेगा, इस रे को पैरेलल होना पड़ेगा इस बेस का, ठीक है। मिनिमम डेविएशन होना तो इस रे को पैरेलल मतलब क्यू आर पैरेलल होना चाहिए बीसी केस में। तो यदि ये ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो हम लोग फॉर डो इज इक्वल टू डो एम मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो उस केस में यदि ऐसा हो जाए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। यदि ये इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल इक्वल हो जाएगा तब उस केस में क्या हो जाएगा, R1 बराबर R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R1 बराबर R2 हो जाएगा। R1 बराबर R2 हो जाएगा, उसको हम लेफ्ट कर लिए हैं किसके बराबर, R के बराबर। R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम लोग डो मतलब कंडीशन पर मिनिमम डेविएशन के लिए मतलब डो इज इक्वल डो एम मतलब मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, जब मिनिमम डेविएशन होगा तो उस केस में ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल हो जाएगा तब उस केस में R1 और R2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। R1 और R2 इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग R के बराबर लेफ्ट कर दिए हैं। और उस केस में हम लोग इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 जो ये लिखे हैं मतलब R1 प्लस R2 बराबर एंगल ऑफ रिज, उसको हम लोग पुट कर दिए तो R इक्वल टू मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू मेरा क्या हो गया, a/2 आ जाएगा। देखिए R प्लस R 2R, R इक्वल टू a/2 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 4 मतलब इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, I और E का वैल्यू बराबर हो जाएगा क्योंकि यहां कंडीशन लिख दी मिनिमम डेविएशन के केस में। तो I इक्वल टू E, तो हम लोग E का वैल्यू I के बराबर पुट कर देंगे। E का वैल्यू I तो क्या हो जाएगा, डो M इक्वल टू 2I माइनस A हो जाएगा। तो I मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट निकाल लिए हम लोग, क्योंकि यही तो चाहिए हमको, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो दोनों हम लोग इक्वेशन 4 और सॉरी इक्वेशन 5 और 6 से निकाल लिए हैं। अब ये निकाल लिए हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे किसका, प्रिज्म का। जब रे किसमें पास कर रही है, मतलब ये बाहर से इस प्रिज्म में पास कर रही है। जब प्रिज्म में पास कर रही है तो उस केस में स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, जिस भी मीडियम में एंटर करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन I बाय साइन R होता है। तो हम लोग स्नेल्स लॉ को बढ़िया से पढ़े भी है, स्नेल्स लॉ लगाए और जैसे लगाए एंगल I का वैल्यू पुट किए किससे, इक्वेशन 6 से, और एंगल R का वैल्यू पुट कीजिए किससे, इक्वेशन 5 से। जैसे हम पुट किए तो ये मेरा इक्वेशन, यदि आपको ये दिया रहेगा थीन प्रिज्म नहीं है तब यही इक्वेशन हो गया आपका। यदि थीन प्रिज्म नहीं दिया रहे तो ये इक्वेशन ड्राइव हो गया आपका। अब कंडीशन लिखें फॉर थीन प्रिज्म, मतलब जब पतला प्रिज्म होगा तो उस केस में एंगल मतलब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो साइन मतलब एंगल जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। और केस में आप याद रखिए साइन थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है किसके लिए, फॉर स्मॉल एंगल के, फॉर स्मॉल एंगल के लिए, बहुत छोटा एंगल के लिए साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो जब हम थीन प्रिज्म लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये एंगल बहुत छोटा, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे बहुत छोटा हो जाता है। तो उस केस में हम लोग ये जो है सिर्फ साइन को हटाकर सिर्फ एंगल लिख लेंगे, क्योंकि थीन प्रिज्म में तो साइन को हटा देंगे सिर्फ एंगल लिख लेंगे, क्योंकि बताए फॉर स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाता है, साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो हम लोग एंगल लिख लिए और इसको सिंप्लीफाई किए, 2 से 2 कैंसिल कर दिए और सिंप्लीफाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये मेरा ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। आपको ड्राइव करने कहेगा कि प्रिज्म रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में कि फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल आपको डेविएशन का पता करने के लिए कहेगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, ड्राइव करते। देखिए ये बिहार बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है, याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स का। जिस तरह से लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है उसी तरीके से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पर बेस्ड सीबीएसई बोर्ड में, बिहार बोर्ड में हमेशा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
इस बार भी जो 2025 में एग्जाम होगा आप लोग का, उसमें भी ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और ये डेरिवेशन हम जो बताएं, इससे बेस्ट मेथड कोई होता ही नहीं। आपको हम हर स्टेप समझा। आप देखिए, फार्मूला तो मेरा ड्राइव हो गया। सबसे बच्चा को दिक्कत होगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने में। हमको पता है, हम टीचर हैं तो हमको पता है कि बच्चा को कहाँ मुश्किल हो सकता है। तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने में, तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं आपके लिए। देखिए, हम ये प्रिज्म का बात कर रहे हैं। ये प्रिज्म है और ये बाहर में क्या है, ये प्रिज्म है और प्रिज्म के बाहर क्या है, मीडियम है। तो ये प्रिज्म तो खुद एक मीडियम हो गया और प्रिज्म के बाहर भी एक मीडियम है, क्योंकि प्रिज्म में ऐसा फिनोमेना हो रहा है तो प्रिज्म का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और बाहर का मीडियम का अलग रिफ्रैक्टिव। तो हम लोग प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ2 मानते हैं और बाहर वाला को μ1 मानते हैं। अब μ1 हो सकता है एयर हो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, अदर थिंग्स का, वाटर का हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा किस पर। ये जो है, इस प्रिज्म को हम लोग कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, पानी में गुजेर सकते हैं, उसके बाद ऑयल में डाल सकते हैं और अदर लिक्विड मीडियम में डाल सकते हैं, इवन डिफरेंट डेंसिटी वाला एयर में भी डाल सकते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, वेरिएशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अब वेरिएशन, इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है, फिंट और क्राउन। क्राउन ग्लास प्रिज्म और फिंट ग्लास प्रिज्म होता है। तो हम लोग जानते हैं फिंट का जो होता है हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग ये जिक्र नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे हम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि बात करें, बाहर का μ1 है और अंदर का प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो इस तरीके से इसको क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम 2 कौन है, प्रिज्म है। मीडियम 1 क्या है, प्रिज्म का बाहर वाला मीडियम जो है। तो वो हो सकता है एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको लिखने का तरीका भी आपको हम बता देते हैं। इसको यदि तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डो एम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मतलब जिसमें रखे हैं प्रिज्म को, -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। इस पर ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आपको दिया रहेगा प्रिज्म को क्या किया, हम पानी में डाल दिए, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है और कितना मिनिमम डेविएशन होगा, मतलब इंसिडेंट रे का, वो आपको पता करना है। तो इस केस में हम लोग इस पर बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, ये टॉपिक आपको हम ड्राइव करके इसलिए बताएं क्योंकि ये डेरिवेशन भी बार बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। देख लीजिए, ये बेस्ट वे है डेरिवेशन करने का, इससे बेस्ट कोई कुछ नहीं होता। और हम आपको बेस्ट तरीका, अपना बेस्ट एफर्ट पुट किए। और आपको पता है कि हम हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और सीबीएसई बोर्ड भी किसको फॉलो करती है, एनसीईआरटी को। तो हमेशा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू हम डायरेक्ट डेरिवेशन लिखते हैं, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन और एनसीईआरटी में बच्चा को समझने में दिक्कत होता है, वही प्रॉब्लम जो समझने में होगा उसको हम तोड़ तोड़ के आपको बताएं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यदि आप देख रहे हैं ये लेक्चर मेरा, तो अपने दोस्तों को भी प्रीफर कीजिए और इससे आपका चैनल का भी ग्रो होगा और आपके आने वाला जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के बाद जो आप नीट या मेडिकल का या इंजीनियरिंग का तैयारी कीजिएगा, उसमें भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग देख लीजिए पूरा, आप स्क्रीन फोटो भी खींच सकते हैं और कॉपी में नोटबुक भी बना सकते हैं। इस मैनर से आपको हम बताए हैं जो कभी आप नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए और आप लोग, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आदमी को बोलिए लाइक और सब्सक्राइब करने, क्योंकि आपका ये चैनल है, जितना ग्रो होगा आपका चैनल उतना ही ज्यादा वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जितने भी स्टूडेंट है और यूट्यूब फैमिली है, मेरे जो फैमिली है यूट्यूब फिजिक्स एक्सपर्ट का, तो उसमें सबका कल्याण। जब हम चाह रहे तो आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट पुट कीजिए और इस फिजिक्स एक्सपर्ट को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।